Assalamu alaikum and welcome to Statecraft. आज की वीडियो is going to be about Pakistan Navy and how we are basically going for the modernization plan जो कि 2 साल पहले अनवेल हुआ था जिसमें बताया गया था कि हम लोग अपने सरफेस फ्लीट को बेसिकली अराउंड कोई 50 शिप्स तक लेके जाएंगे एंड एज कम्पेयर टू एयरफोर्स जहाँ पे 200-300 जहाज की एयरफोर्स को लोग छोटा एयरफोर्स कहते हैं। इसमें नेवल इस्तिलाह में 200-300 तो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। 100-150-200 तक की शिप्स किसी के पास हों जिसमें वैरायटी हो, नॉट लाइक जस्ट वन शिप, वैरायटी हो। सब मरीन्स इंक्लूड करें, कोरवेट्स को, फ्रिगेट्स को, डिस्ट्रॉयर्स को, एंटी मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर्स को एंड सप्लाई शिप्स, इन सब को इंक्लूड करके किसी तरह आपने 200 का नंबर पूरा कर लिया, आप अमेरिका बन जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। एंड जो बाबर क्लास कोरवेट है इसको डिफाइन करने से पहले, बिकॉज दिस इज आवर फर्स्ट नेवल वीडियो, सो देयर फ्यू थिंग्स जो कि कुछ कुछ नॉमेनक्लेचर में कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर करना ज़रूरी हैं। और ओल्ड स्कूल एंड न्यू स्कूल जो हमारा वॉर फिनोमिनन्स चल रहे हैं उनको भी एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। But I will only restrict myself to the phenomenons and classes of ships that we were using, not general battleships and cruisers and stuff. वो फिर बहुत बड़ा हो जाता है। कंपैरिजन में सिर्फ उसमें एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। अच्छा, पाकिस्तान नेवी वाज ऑलवेज लाइक इट वाज नेवर दैट मच ऑफ अ बिग नेवी। कभी भी हम 10 15 20 शिप से ऊपर गए नहीं हैं। और उसकी वजह ये थी कि हम लोगों का जो रोल था हमारी बेसिकली नेवी का, दैट वाज मोर सॉर्ट ऑफ लाइक अ डिफेंसिव ऑफेंसिव रोल। मतलब ऑफेंस उसमें कम था लेकिन हम डिफेंसिव थे। हमारी कोस्टल लाइन छोटी, हमारा जो नेवल अग्रेसर अगेन सिर्फ एक मुल्क है और उसके टारगेट जो है वो कराची का पोर्ट होता था। सो 1965 में अगर आप देखें जो ऑपरेशन द्वारकर हमने किया था, इंडियन रेडार इंस्टॉलेशन को तबाह किया था। और उसके साथ उसी ऑपरेशन के अंदर एक पार्ट जो था वो पीएनएस गाजी का भी था जो नेवल सबमरीन थी हमारी। तो अगर आप उस पूरे फियस्को, उस पूरे ऑपरेशन को देखें तो हमारी पूरी 70-75 साल की हिस्ट्री में हमने इंडिया के साथ कोई 3 से 4 दफ़ा डिफरेंट मौक़ों पे जंगें की हैं। पांचवा वाज ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोर्ट। तो इन तमाम एस्केलेशंस और उसके अंदर हमारा सिर्फ एक ऐसा ऑफेंसिव ऑपरेशन है विच बेसिकली क्लियर्स द आइडिया कि हम लोग जो थे, हमारी जो नेवी थी, दैट वाज मेनली focused on defending the naval boundaries of Pakistan and making sure that our supply lines, our shipping lanes are secure. अब गेम कुछ इस तरह से चेंज होती जा रही है कि जो पुराने ज़माने में नेवी हुआ करती थी, वो डिफरेंट शिप्स पे जाती थी। फॉर एग्जांपल मतलब डिफरेंट क्लासेस डिफाइन की गई थी। डिस्ट्रॉयर्स, बल्कि उससे भी पहले हम कर लेते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स इन टर्म्स ऑफ द जस्ट शेयर साइज, वो साइज में भी बहुत बड़े। और उनका काम था कि वो एक चलता हुआ रनवे था, एयरपोर्ट था, वो अभी भी है। मतलब इस वक्त यूएस खाली 13 के करीब डिफरेंट फ्लीट्स हैं उनके, और उसमें फिर उनके इतने एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी हैं। बहुत बड़ी बड़ी शिप्स जिनकी जिनकी बिजली की प्रोडक्शन इतनी है कि वो कराची को पूरा पावर अप कर दें। तो इतनी बड़ी बड़ी शिप्स जिनमें जहाज हों, हैंगर्स हों, और वो बहुत एक अलग लेवल की गेम है। बट वो ऐसी कंट्रीज यूज करती हैं जो कि या उनके पास ग्राउंड लाइंस नहीं होती जाने के लिए। फॉर एग्जांपल यूएस को देखें तो उनका सारा दारोमदार ही नेवी पे चलता है। दैट्स वाई हमारी आर्मी होती है, उनकी नेवी सील्स होते हैं या मरीन्स होते हैं। तो पाकिस्तान का कोई कोई इस चीज़ की कभी ज़रूरत नहीं थी, तो पाकिस्तान ने कभी इस चीज़ को बनाया नहीं, ना एक्वायर किया। फिर उसके बाद आ जाती है सेकंड जो क्लास है, वो है आपकी डिस्ट्रॉयर्स की। डिस्ट्रॉयर्स का वेट एनी वेयर अराउंड होता है 8,000, 10,000, 11 से लेके 14,000 डिफरेंट हजार टन। ये इनका वेट होता है। इनकी डिस्प्लेसमेंट भी कोई 150, 200, 250 भी मीटर जितने भी बड़ा करें। ये मैं आपको ओल्ड कैटेगरी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डिस्ट्रॉयर्स का जो पुराना मकसद था वो ये था कि इन पे हैवी तोपखाना लगा होता था, आर्टिलरीज लगी होती थी बहुत लॉन्ग रेंज के लिए, 70 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। जिस तरह आपने SH-15 आर्टिलरी खरीदी है, इसी तरह की कुछ शेप्स लगी होती थी। और ओल्ड वॉरफेयर में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वॉरफेयर था या पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर अप टू the invent तो ना क्या, बट द इंट्रोडक्शन ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी इनटू नेवल बैटलफील्ड, उससे पहले पहले डिस्ट्रॉयर्स वर वेरी इफेक्टिव। क्यों? एक डिस्ट्रॉयर जाता था, उसको एक वक्त में कोई, आप कहें कि कोई 12 से 16 गोले मारता था। दूसरी तरफ दूसरा डिस्ट्रॉयर भी ये काम करता था। तो एक्टिव तोपखाने की जंग होती थी जो हमने ऑपरेशन द्वारकर किया, तो उसमें भी हमारे डिस्ट्रॉयर्स गए थे।
डिस्ट्रॉयर की वॉर इज अगेन वेरी एक्सपेंसिव, इट्स नॉट अ स्मार्ट वॉर एनी मोर। ये एम्यूनेशन की भी बेख निकालता है और ये बहुत ज्यादा गन मचाने वाली वॉर है। अच्छा, इससे नीचे आते हैं, इससे नीचे फिर होते थे फ्रिगेट्स, जिनका ट्रेडिशनल जो यूज था दैट वाज अबाउट एंटी सबमरीन, आप कह सकते हैं इनका रोल हुआ करता था। थोड़ा बहुत इसके अंदर ऑफेंसिव रोल है, लेकिन मेजर इनका जो स्पेशलिटी होती थी वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर में होती थी। और फिर उससे नीचे कोरवेट्स होती थी जो बहुत ही छोटी हुआ करती थी। अब आजकल भी ये चीजें हैं, आजकल भी ये इस्तिलाह मौजूद है, लेकिन जो जो मेन चीज चेंज हो गई है डिफेंस, नेवल डिफेंस या नेवल ऑफेंस, नेवल वॉरफेयर के अंदर, वो ये है कि रोल्स जो हैं वो रीडिफाइन किए गए। अब रोल बेस्ड सारी वॉरफेयर को देखा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखें हमारी पीएनएस बाबर, जिसके ऊपर ये वीडियो भी मैंने बेसिकली पीएनएस बाबर को भी थोड़ा एक्सप्लेन करना है। पीएनएस बाबर जो है ये एक हैवी कॉरवेट है, but it has anti-aircraft capability. It has what you can say, it has anti-aircraft capability in terms of ये मिसाइल, इसमें surface to air missiles loaded है। ठीक है, इसके इसके अंदर कैपेबिलिटी है सबमरीन वॉरफेयर की भी, इसके अंदर कैपेबिलिटी है सरफेस टू सरफेस वॉरफेयर की, यानी नेवल शिप्स को भी टारगेट कर सकती है, और नेवल और ग्राउंड जो आपके टारगेट्स होते हैं कोस्टल सिटीज के पास, उनको भी टारगेट कर सकती है। तो देखने में इट्स अ हैवी कॉरवेट, लेकिन रोल इसका डिस्ट्रॉयर से भी आगे का जा चुका है। मतलब इंस्टेड के जी ये रेंज में जाए, जिस किसी डिस्ट्रॉयर के और उसके साथ पंगा ले, ये बहुत दूर बैठ के हर्ब या कोई और भी मिसाइल जो कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, उसके थ्रू भी किसी भी एनिमी शिप को डिस्ट्रॉय कर सकती है। अब अ, इससे आप अंदाजा लगाएं कि अब अच्छा इसका वेट कितना है। इसका वेट कोई 2800 से 3000 टन के करीब है। साइज भी इसका 100 100 108 110 मीटर कुछ इस तरह का था, इससे ऊपर इसका साइज भी नहीं है। लेकिन प्यारी चीज क्या है, रोल इसको देखें, इट्स अ मल्टी रोल, एयर टू एयर, सरफेस टू एयर, सरफेस टू सरफेस, एंड सरफेस टू डीप सी, लाइक अगेंस्ट सबमरीन्स। तो अब जो पाकिस्तान नेवी ने जब कहा कि हम 50 एसेट्स की तरफ जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम 50 डिस्ट्रॉयर्स खरीद के आ जाएंगे, क्योंकि आजकल के ज़माने में एक यूएसएस जेमवॉल्ट जो है, आई डोंट नो वेदर प्रोनाउंसिंग द राइट नेम और नॉट, उसको छोड़ दें, और कुछ और जो बड़े मुल्क हैं, कोई 13 मुल्क थे कि 12 मुल्क थे, यही डिस्ट्रॉयर्स को ऑपरेट कर रहे हैं, और कोई डिस्ट्रॉयर्स को ऑपरेट भी नहीं कर रहा। और अगर आप यूएसएस जेमवॉल्ट को भी देख लें तो उसमें कोई तोपें नहीं लगी हुई, चूंकि उसका साइज बहुत बड़ा है, उसकी जो आपके पैसे, उसका जो आप वेट चेक करें तो कोई तकरीबन 10 से 14,000 टन के बीच में है। इसका मतलब है कि वो बहुत बड़ी शिप है, वो बहुत बड़ा पैकेज है। अगर ये एक वक्त में 20 मिसाइल मार सकती है, तो एक वक्त में 200 मिसाइल फायर कर सकती है, तो उसकी बेसिकली फायर पावर बहुत ज्यादा है। सो अब इस हिसाब से देखते हैं, लेकिन अगेन इट्स नॉट अबाउट कि आपके पास कितनी बड़ी शिप है, आपने अपनी रियलिटी को चेक करना होता है। तो पाकिस्तान की रियलिटी इज कि वी हैव टू मेजर पोर्ट्स, कराची पोर्ट कासिम, इस तरफ दो पोर्ट्स डाल दें, उसको मैं एक ही पोर्ट कंसिडर करूंगा, क्योंकि जो, और दूसरी तरफ जो है आपका क्या कहते हैं इसको, गवादर। तो गवादर हो गया, कराची, आपके पास दो पोर्ट्स हैं, आपकी जो नेवल प्रेजेंस है वो इतनी बड़ी नहीं है, छोटी है। तो आपने वहां पे अगर 50 शिप्स डाल दी, रिगार्डलेस कि वो हैवी कोरवेट्स ऑन द क्लास ऑफ फ्रिगेट्स, या आपकी हैवी फ्रिगेट्स दैट आर इन द क्लास ऑफ डिस्ट्रॉयर, जिस तरह आप डिफाइन करें, दैट्स unnecessary and that's irrelevant in modern terms. What matters is कि वो जो एक कोरवेट आपकी खड़ी है उसमें इतना दम है कि वो आगे 10 डिस्ट्रॉयर्स को भी, जो कि इंडिया के साइड से अगर आते हैं, वो उनको डिटर कर सकती है। ये चीज होती है। तो अगर आप बाबर क्लास की, बाबर की तस्वीर है, इस बाबर की अगर आप तस्वीर देखें, इसको सिंपली जरा सा इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि ये अडा क्लास कोरवेट्स हैं। ये जो डिज़ाइन है ये अडा क्लास कोरवेट्स का है, जो कि मिल्जम प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के अंदर टर्की बना रहा था, और पाकिस्तान भी इसके अंदर आ गया, और हमने अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज करने की जितनी कोशिश थी हमने की। हमने इसमें कोशिश क्या की, बेसिकली अभी ये चीज़ बन रही है। हम लोगों ने तकरीबन 4 जो है प्लान की हुई हैं, और 4 हमने बनानी भी हैं। अ, इसको बनाने का मकसद ये है कि फुल राइट्स भी हमारे पास आ जाएं इसको बनाने की, क्योंकि हम इसके प्लानिंग फेज में इनके साथ हैं।
और दूसरी वजह ये है कि जिस तरह F-22P फ्रिगेट्स हमने चाइना से लिए थे, 3 वहाँ पे बने थे, 1 यहाँ पे बना था, कुछ ये 2 वहाँ पे बने थे, 1 यहाँ पे बना था, उसको चेक करूँगा मैं। आई एम नॉट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3 वहाँ पे बने थे और आखिरी जो F-22P था वो हमने पाकिस्तान में बनाया था। आजकल आप उसको जुल्फ़िकार क्लास के नाम से जानते हैं। सो आपकी जो वर्कफोर्स है, वो जब बनाने के प्रोसेस में आ जाती है, तो इन फ्यूचर इफ यू वांट टू एक्सपोर्ट अ सर्टेन जहाज, तो आप वो बना के एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन एज कंपेयर टू मिलिट्री एयरक्राफ्ट, नेवल शिप्स जो हैं उनकी एक्सपोर्ट इस तरह से नहीं होती कि जी आपने एक डिज़ाइन ले लिया, अब आप इसकी पूरी असेंबली लाइन लगा देंगे और आप इसको हर साल 20-25 के हिसाब से बनाएंगे। ऐसा नहीं होता। यूजुअली एक डिज़ाइन के अंडर कभी कभार सिर्फ एक शिप बनती है, कि कभी बहुत हुआ 10 शिप्स बन जाती हैं, लेकिन वो एक नेवी के लिए या दो नेवी के लिए, नेवीज के लिए बन के वो साइड पे हो गई, फिर वो 50 से 60 साल तक वो शिप्स चलती हैं। क्यों? क्योंकि हल बार बार उसका जो है वो वही रहता है, उसको रीइंफोर्स किया जाता है, उसमें नए मटेरियल्स लगाए जाते हैं, रेडार सिस्टम बार बार हटाया जाता है। इट्स वेरी नॉर्मल इन द नेवल इस्तेलाह के जी आपके उसके अंदर लेटेस्ट जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, रेडार हो गया, मिसाइल सिस्टम हो गए, बैटरीज हो गई, आपकी जितनी भी चीज़ें हैं, इवन इंजन्स, ये मुसलसल अपग्रेडेशन की तरफ जा रही होती हैं। लेकिन the reason why you go for a brand new naval ship might be because आप उसकी कुछ ऐसी फीचर्स आपको चाहिए होते हैं जो ओल्ड स्ट्रक्चर आपको ना प्रोवाइड कर सकता हो। दैट्स व्हाई यू गो फॉर दिस। अब इमेजिन करें, ये जो बाबर क्लास है, इसका साइज इज अराउंड 108 मीटर इन लेंथ, और इसका जो वेट है दैट्स जस्ट अराउंड 3000 टन। इट्स अ वेरी स्मॉल फुटप्रिंट, इसका फुटप्रिंट बड़ा छोटा है। दूसरी चीज की अगर आप नोटिस करें, इट्स वेरी लाइक इट्स नॉट, आई वोंट से इट्स क्लोज टू द यूएसएस इम्वल्ट, ये उससे क्लोज नहीं है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर बनाया गया है दैट्स वेरी मच स्टेल्दी। क्यों? आपको इसके ऊपर मुश्किल से कोई बड़ी बड़ी तोपें नजर आएंगी, कोई बड़ी तोप नहीं, आगे एक एंटी एयरक्राफ्ट गन थोड़ी बहुत लग गई है, वो है। लेकिन इससे ज्यादा आपको इसके अंदर एक टावर नजर आ रहा है, एक बेसिक वो नजर आ रही है, डेक नजर आ रहा है, साइड इसका पूरा आपको हल, इसका इसके हल का साइज नजर आ रहा है। लेकिन ये एक बड़ी सिंपल किस्म की शेप है, विच इज, अगर आप देखें तो इसमें एंगल्स आपको बहुत नजर आ रहे हैं। इट्स एन एंगुलर डिजाइन विच मेक्स इट व्हाट इट मेक्स इट स्टेल्दी। यानी जब रेडार की डिफरेंट बैंड्स की फ्रीक्वेंसीज इसको जब भी हिट करेंगी, एक तो ये बिल्कुल समंदर के ऊपर है, दूसरी चीज तो अब जिसका मतलब ये है कि अगर इसकी डायरेक्शन ऐसी हो, ये शोर लाइन पे खड़ी हो, तो इसको डिटेक्ट करना काफी मुश्किल हो जाएगा। बीच समंदर में आसान होगा, शोर लाइन पे मुश्किल होगा, क्योंकि शोर लाइन में बैक पे पहाड़ भी हो सकता है, बैक पे सिटी भी हो सकती है, तो नॉइज इतना बढ़ जाता है कि आप इसको डिटेक्ट करना आपके लिए मुश्किल होगा। तो एक तो अच्छी चीज ये हो गई कि जी इसको बड़ा एंगुलर किस्म का बनाया, सो दैट रेडार वेव्स इससे रिफ्लेक्ट होने के बजाय डिफ्लेक्ट हो, जितना ज्यादा हो सकती है उतना बेहतर है। मुझे नहीं पता कि जहाजों की तरह इसके ऊपर इन्होंने रैम को डाला है कि नहीं डाला, विच इज रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल, उसका पेंट किया है कि नहीं किया, लेकिन अगर करेंगे तो इनको फायदा है इस चीज का। तीसरी क्या चीज है, फुटप्रिंट छोटा हो गया, ये तो प्यारी बात हो गई। स्पीड इसकी मोर और लेस एज, मतलब मैं इसको दुनिया की सबसे बेस्ट डिस्ट्रॉयर के साथ कंपेयर करूं, दैट्स अराउंड 31 टू 33 नॉट्स के करीब हो जाता है। इसकी भी 31 नॉट्स जो है स्पीड आ रही है। तो जब आपको ये स्पीड प्रोवाइड कर रहा है और उसका साइज बहुत छोटा है, विच मींस इट्स वेरी मैन्यूवरेबल, ये जल्दी मूव कर सकता है, ये जल्दी निकल सकता है। सीन में इंटर हुआ, बैटलफील्ड में अपना काम किया, अपने मिसाइल्स लॉन्च किए, टारगेट्स आइडेंटिफाई किए हुए थे, और डायरेक्टली निकल गया, जितना जल्दी ये निकल सकता है। क्विक स्ट्राइक इसके अंदर, इन अ क्लास ऑफ कोरवेट्स एंड फ्रिगेट्स एंड हैवी शिप्स, इसके अंदर क्विक स्ट्राइक की कैपेबिलिटी मौजूद है। अच्छा, अब हम जरा थोड़ा सा उसकी तरफ आएंगे कि जी मुझे क्या चीज़ की बड़ी पसंद है इसमें। जी एंटी सरफेस और वॉरफेयर के लिए जो है प्रॉपर जो कैपेबिलिटीज हैं, ये जा रहे हैं हरबा एंटी शिप वेरिएंट ऑफ बाबर सबसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसका मतलब ये है कि इसको विजुअल रेंज में आने की जरूरत नहीं है। जिस तरह पुराने जमानों में दो नेवीज आपस में एक दूसरे के करीब आती थी, तो इस एक जहाज को अगर आप देखें तो इसको रेंज में, विजुअल रेंज में, या जैसे एयर वॉरफेयर में WVR हम बोलते हैं ना, विद इन विजुअल रेंज, तो इसको विद इन विजुअल रेंज में आने की जरूरत नहीं है। जो इस तो यानी इसका मतलब है कि इसके पास जो जो आगे एक गन भी आपको नजर आ रही है, वो गन भी बेसिकली इट्स फॉर, वी कैन से दैट
ऑटोमेटिकली वी कैन अज्यूम दैट कि बहुत हुआ तो ये छोटे मोटे जो अटैक शिप्स होती हैं उनको एंगेज करने के लिए, या जो इनकमिंग मिसाइल्स हो गए, टॉर्पीडोज जो नजर आ रहे होते हैं उनको एंगेज करने के लिए है। मींस डिफेंसिव रोल है, ऑफेंसिव रोल इसका, इसकी ये फ्रंट की जो माउंटेड जो गन है इसका नहीं है। अच्छा, तो सरफेस टू सरफेस रेंज इज अराउंड 450 टू 700 किलोमीटर्स। 700 किलोमीटर्स का मतलब मैं ऐसे लूंगा कि मैं पेशावर में नहीं, मैं बैठा हुआ हूँ अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को जो तुरखम बॉर्डर है, वहां से अगर मेरा मिसाइल निकलता है और जाके लाहौर के पास हिट करता है, तो आप इमेजिन करें कितनी बीच में से सिटीज निकल गई। अगर ये इसकी बैलिस्टिक रेंज है, और आई वोंट शुडंट इवन कॉल इट अ बैलिस्टिक रेंज, इट्स अ क्रूज मिसाइल, तो ये जो इसकी हिट होता है ना, ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी होती है इसकी, 700 किलोमीटर के फासले से ये हिट कर सकती है सरफेस टू सरफेस किसी भी शिप को। 40 किलोमीटर के फासले से ये एंटी एयरक्राफ्ट कैपेबिलिटी इसके अंदर मौजूद है, जिसका मतलब बेसिकली ये है कि पहले तो इसमें कोई चाइनीज सिस्टम लगाने का इनका प्लान था, HQ-16 सरफेस टू एयर मिसाइल्स। लेकिन 2021 में पाकिस्तान ने कहा कि ना यार, हम जरा इसको यूरोपियन साइड पे लेके जाते हैं। जो MBDA एक कंपनी है UK बेस्ड, और उसका अल्बर्टोस NG सरफेस टू एयर मिसाइल्स की बात की गई, और वो उसमें अब इंस्टॉल किए जाएंगे, जिनकी रेंज इज अराउंड तकरीबन 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर तक जहाज़ों को ये डिटेरेंस प्रोवाइड करती है, 700 किलोमीटर तक ये एंटी शिप मिसाइल्स लॉन्च कर सकती है। तो अगर आपके पास तीन भी खड़ी हुई है, चार भी खड़ी हुई है किसी एक रेंज, किसी एरिया में, देखें इसकी रेंज बड़ी ज्यादा है। इसकी तकरीबन जो रेंज है वो तकरीबन 6,500 किलोमीटर है। 6,500 किलोमीटर तो अगर ये हजार हजार किलोमीटर छोड़े, 500 किलोमीटर के डिस्टेंस से भी खड़ी हुई है चार, इमेजिन इनकी फायर पावर कितनी है। किसी भी नेवी को जो जो भी विजिबल एसेट्स हैं 500-600 किलोमीटर के फासले पे, ये उनको डिटर कर सकती है, उनको वहीं पे स्टॉप, वो आगे भी नहीं आएंगी, क्योंकि उनको पता है दे आर इन रेंज एंड एनी स्टूपिड मूव इज गोइंग टू कॉस्ट देम अ होल शिप। नेवल वॉरफेयर इज वेरी एक्सपेंसिव, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, एंड इसमें सिर्फ ये नहीं है कि आपकी 300 400 500 मिलियन डॉलर की एक शिप चली गई, 100 150 बंदों का क्रू चला जाता है, डॉक्टर्स होते हैं इसमें, टेक्नीशियंस होते हैं इसमें, सेलर्स होते हैं इसमें, एडमिरल लेवल के लोग बैठे होते हैं उसके अंदर। आपका पूरा, मतलब आपकी वर्क फोर्स इज, मैन इज मोर इम्पोर्टेंट देन मशीन। तो आप इमेजिन करें कितना लॉस हो सकता है। सो अगर आपकी फायर पावर इतनी स्ट्रांग है, तो आपकी एक हैवी कोरवेट कैन डिटर इवन 10 डिस्ट्रॉयर्स। अब ये नहीं पता कि दुश्मन कितने अपने इनकमिंग टारगेट्स को एंगेज करके, अगर सपोजिटली उन पे 20 मिसाइल्स फायर हुए, उसमें से 5 से 6 या 10 को भी एंगेज कर लिया, और 10 को एंगेज नहीं कर सके, दो इमेजिन करें मिस हो गए। लेकिन इसमें मिसिंग चांस कम क्यों है? बिकॉज मूविंग टारगेट तो है, लेकिन 31 या 30 नॉटिकल माइल्स इज क्या क्या स्पीड है? 50-60 किलोमीटर, मतलब 60 की स्पीड से गाड़ी जा रही हो, तो उसको मिसाइल हिट करना कितना मुश्किल है। एंड इट्स नॉट इवन अ कार, इट्स अ होल शिप। So if you can, it's very difficult to evade for a huge ship. It's very difficult to evade an incoming cruise missile. Or the only chance that they are left up with is extremely strong electronic warfare, जहाँ पे आप इतने लेवल पे चले जाएं कि या आप मतलब अपने जो इनकमिंग मिसाइल है उसको डट कर दें, उसपे ऐसी जैमिंग करें कि वो बिल्कुल अपना सब कुछ, अपना रास्ता उसका ख़त्म हो जाए, उसका जो भी सिस्टम है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाए, उसकी कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाए। क्योंकि क्रूज मिसाइल्स आर यूजुअली कम्युनिकेटेड बैक, इट्स दे आर फ्लाइंग व्हीकल्स, दे आर नॉट लाइक, मतलब फायर एंड फॉरगेट सिस्टम आप उसमें डाल दें वो अलग बात है, लेकिन यूजुअली ये कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो आप इनको जैम कर दें, या आप इनको हिट करें, आप इनको इंगेज करें, आप इनसे मैनेवर आउट नहीं कर सकते। मैनेवरेबिलिटी सिर्फ इस लेवल की हो सकती है कि आप फायरिंग, जब आपकी तरफ कोई चीज फायर हुई है उससे पहले ही आप उसकी फायरिंग रेंज में ना आए, अपने आप को मुसलसल दूर रखें एक सर्टेन डिस्टेंस से। अच्छा, अब बात करते हैं कि जी इसमें रेडार्स कौन से लगे हुए हैं, क्योंकि विदाउट एनी रेडार दिस शिप इज ऑफ नो यूज, क्योंकि इट्स अ मिसाइल शिप, इसके अंदर गाइडेड मिसाइल्स की बात हो रही है। तो जो रेडार इसके अंदर लगा है उसका नाम है स्मार्ट SMK2 एस बैंड 3D रेडार। अच्छा, एस बैंड 3D रेडार, जो ये जो पूरा जो रेडार है, इसके बारे में काफी जगहों पे मैंने देखा कि दिस इज एन AESA रेडार, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार, विच इज नॉट ट्रू।
दिस इज अ पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार विच इज बेसिकली एन ओल्डर टेक्नोलॉजी, बट इसको बनाया इस तरीके से गया है कि ये दो डिफरेंट मोड्स में काम करता है। एक शॉर्ट रेंज है, अराउंड 80 किलोमीटर्स उसकी रेंज होती है, और जो इसकी जो लॉन्ग रेंज है वो 250 किलोमीटर्स की रेंज है। तो अब आप मुझसे पूछेंगे कि यार हसन, अगर को 250 किलोमीटर इसकी रडार की रेंज है और मिसाइल की रेंज है 700 किलोमीटर, तो ये 700 किलोमीटर का फायदा क्या है? बहुत फायदा है। देखिए, 700 किलोमीटर का क्रूज मिसाइल इसमें लगा हुआ है, और अगर इसको इंफॉर्मेशन सैटेलाइट से आ रही है, बिकॉज रिमेंबर देयर इज सैटकॉम, सैटकॉम इसके अंदर, सैटकॉम का पूरा एक सिस्टम इसमें लगा है, व्हिच मींस इट्स कम्युनिकेटिंग विद द सैटेलाइट, एंड दैट इज कम्युनिकेटेड। मैंने आपको समझाया था अपनी पुरानी वीडियो में कि मॉडर्न वॉरफेयर इज अबाउट सिचुएशनल अवेयरनेस, इट्स अबाउट कनेक्टिविटी। सो इफ यू हैव एन एसेट दैट्स फ्लाइंग वे फॉर, लाइक 1000 किलोमीटर दूर उड़ रहा है, और उसको नजर आ गया कोई टारगेट, तो उसके कम्युनिकेशन में थ्रू द कमांड एंड कंट्रोल वो उसने टारगेट आइडेंटिफाई कर दिया। अब वो टारगेट की लोकेशन और उसकी एग्जैक्ट जो भी जिधर भी वो मौजूद है, वो प्रॉपर लोकेशन वो कम्युनिकेट हो चुकी है शिप के साथ। तो इवन इफ द शिप कैंट सी और नॉट, कोऑर्डिनेट्स उसके पास एंड दे कैन लॉन्च अ मिसाइल। इफ इट्स अ स्टेशनरी टारगेट, इट्स इफ तो मिसाइल अगर डिस्ट्रॉय ना किया जाए तो वो खुद जाके उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। इफ इट्स अ मूविंग टारगेट, देन इट डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड द स्पीड, की स्पीड क्या है, साइज क्या है, और क्या एंटी मिसाइल कैपेबिलिटी मौजूद है कि नहीं, ये सेल्फ डिफेंस कर सकता है कि नहीं कर सकता। सो 250 किलोमीटर तक इसका रेडार जो है वो देख सकता है इन दो मोड्स के अंदर। 360 डिग्री इसका एजिमुथ है, मतलब 360 डिग्री लेफ्ट राइट ऊपर नीचे ये देख सकता है इसका मिसाइल। और ये 3D पिक्चर प्रेजेंट करता है, मतलब ये बताता है कि यार ये जहाज इतने डिस्टेंस पे उड़ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, जो उड़ने वाले जहाज हैं, वो आपसे कोई 50 नहीं नहीं 100 150 किलोमीटर दूर है, उसकी एलिवेशन इतनी है, उसका लैटिट्यूड ये है, उसका लॉन्गिट्यूड ये, जो भी उसकी पोजिशनिंग कोऑर्डिनेट्स है वो ये है, तो उसकी 3D पिक्चर पहुंचा रहा है। सो इमेजिन इसमें, इवन दो इट्स अ पैसा रेडार, बट इट्स इसका भी डिज़ाइन अगर आप देखें तो इसका डिज़ाइन भी बड़ा फ्यूचरिस्टिक है, अगेन स्टेल्थी डिज़ाइन भी है, फ्यूचरिस्टिक भी है, एंड ये पूरी 3D पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है। तो जब भी वो रेडा वो जहाज, या वो जहाज से निकला हुआ कोई क्रूज मिसल, या कोई ड्रोन, कोई भी चीज 40 किलोमीटर की रेंज में आती है, यहाँ से एंटी एयरक्राफ्ट एल्बर्टोज एनजी फायर हो जाएगा और उसको एंगेज करेगा। एक दो तीन, जितनी भी बैटरीज उन्होंने लगाई हुई है, जितनी भी बैटरी तो ना क्या सॉरी, जितनी भी मिसाइल्स उन्होंने लगाए हुए हैं, वो एंगेज कर सकता है। सो रेडार टॉप नॉच, फायर कंट्रोल सिस्टम्स भी इसके अंदर मौजूद है, और जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं अगर आप उसमें पढ़ेंगे तो आपको मतलब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेंगी। लेकिन जो चीज़ें बड़ी प्यारी जो मुझे पसंद है, देखिए मैंने आपसे कहा था ना भी कि नेवल वॉरफेयर के अंदर भी हम लोग अपनी इस नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर को लेके आएंगे। तो हमारे इस जहाज के अंदर जो पाकिस्तान ने अपना एक टैक्टिकल डेटा लिंक क्रिएट किया हुआ है, विच आई बिलीव एंड आई एम डैम श्योर कि ये लिंक 17 से भी कनेक्टेड होगा एयरफोर्स के साथ, या कोई बीच में मॉड्यूल होगा फॉर कनेक्टिविटी। तो अपना इनका डेटा लिंक है, टैक्टिकल डेटा लिंक, जिस लिंक ग्रीन। इसके अलावा मिलसॉफ्ट नेवल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज सिस्टम, अगेन कम्युनिकेशन की एक चीज है। अच्छा, आसिलान जिसने जो कि थेल्स का जो रेडार था, अच्छा रेडार का जो जो हमने नाम लिया वो मैं बताना भूल गया, ये बेसिकली थेल्स एक कंपनी है, जो कि डच कंपनी है, और उस कंपनी का ये जो रेडार है, स्मार्ट SMK2 एस बैंड 3D रेडार, ये बेसिकली थेल्स बनाती है, और ये लाइसेंस प्रोडक्शन है आपके आसिलान के पास, एंड इट्स द सेम आसिलान जो पाकिस्तान को एसिलोपॉड्स भी प्रोवाइड कर रहा है फ्रॉम फॉर योर JF-17 थंडर्स। इसी तरह इसके अंदर आसिलान ही नहीं, अपना इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सर्वेलेंस सिस्टम, जिस तरह JF-17 के लिए पॉड्स हैं, जहाज के लिए उसकी लेवल के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सर्वेलेंस सिस्टम्स दिए हुए हैं, जिसमें बेसिकली आप ऑप्टिकल ऑप्टिकल की बात आ गई तो आपकी आंखों की बात आ गई, मतलब ऐसे रेडार, ऐसे कैमरास जो कि बहुत लॉन्ग रेंज हो, आप बहुत डिस्टेंस में देख सकते हो। नाइट विजन आ गया, थर्मल विजन्स आ गए, ये सारी चीज़ें इनके डेक पे मौजूद होंगी, डिफरेंट विजन्स में, डिफरेंट डायरेक्शंस में ये देख सकते हैं। ठीक है, इनकी आईज आर 360 डिग्रीज एंड इन एवरी मोड दैट यू कैन थिंक ऑफ। अच्छा, इसी तरह आसिलान ही ने इनके लिए IRST, मतलब वही जो नाइट विजन की बात आ गई, थर्मल विजन की बात आ गई, तो IRST इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम, तो इसका मतलब है कि इसमें
आईआरएसटी जब इनकॉर्पोरेट की गई है तो आईआरएसटी रिलेटेड मिसाइल्स भी होंगे। अब उनका रोल क्या है उसके बारे में फ्यूचर में समझ आएगी हमें। सो ऑल इन ऑल, जब हम इसकी बात करते हैं कि जिसमें गन्स कितनी है, तो इसमें टोटल में कुछ 4 गन्स लगी हुई हैं डिफरेंट स्टेशन में, और उन गन्स की जो स्ट्रक्चर भी बनाया गया है वो भी काफ़ी स्टेल्दी है। तो 76 नेवल गन इसमें लगी हुई है, 35 गन इसके अंदर लगाई गई है, और 25 रिमोट वेपन स्टेशन भी लगाए गए हैं, जिसमें बंदे को अंदर बैठने की जरूरत नहीं है। वो एक किस्म का, जिस तरह VT4 टैंक के अंदर इन्होंने रिमोट वेपन सिस्टम लगाया है, इसी तरह इसके अंदर भी रिमोट वेपन सिस्टम है, और बंदा जो भी ऑपरेटर है वो हल के अंदर प्रोटेक्शन में बैठा हुआ है, और वो थ्रू अ रिमोट कंट्रोल एंड थ्रू इर्द गिर्द जो उसकी स्क्रीन है वो उसके थ्रू अपने उस गन को यूज कर सकता है। डीकॉयज इसके अंदर है, काउंटर मेजर सिस्टम्स इसके अंदर हैं, जो कि आपके अगेंस्ट एयरक्राफ्ट्स हो गया या अगेंस्ट टॉर्पीडोज हो गया। ये मतलब इट्स अ सिटिंग डक एज वेल, इट्स अ वेरी ह्यूज टारगेट। इवन अगर आप इसको जितना भी जल्दी बना लें, एक दफा इसकी तरफ कुछ लॉन्च हो गया, देन यू हैव टू फाइंड वेज कि आपने अपने इतने बड़े एसेट को कैसे बचाना है। तो ये डिफरेंट टेक्नोलॉजीज इसमें, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट्स वो भी अगेन एसीलान ने बनाया है। तो देखा जाए तो इसके अंदर आपको फुल कंप्लीट पैकेज मिल रहा है, एंड देन हम लोग इसको विद इन पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं, विच मीन्स हम इसको आगे जो तुगल क्लास है उसको भी विद इन पाकिस्तान की तरफ लेके जा रहे हैं। तो हम पहले सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ आने की बात करें। 90Bs हम ऑलरेडी बनाते हैं, हैंगोर की तरफ हम जा रहे हैं। हैंगर जो है हमारा, जो चाइना की जो सबमरीन सिस्टम है, अगस्टा 90s एंड अगस्टा 70 से हम लोग अब आगे जाने का सोच रहे हैं। क्यों? फ्रांस के साथ ऑफ कोर्स हमारे इश्यूज आ चुके हैं जो नजर नहीं आता, बट वी इन द ईस्ट ब्लॉक, दे इन द वेस्टर्न ब्लॉक। तो ईस्टर्न वेस्टर्न का इशू आ गया, तो अभी से अपनी अलाइनमेंट्स ठीक की जा रही हैं। सो जब आप ओवरऑल पिक्चर को चेक करते हैं तो नेवी PNS बाबर is actually performing the role of a destroyer as well as a frigate. अब फायर पावर ऑफ कोर्स तुर्गल की जो अभी हम लोग लॉन्च कर चुके हैं, वो एक आ गई है, 3 और उनको पाकिस्तान आना है, बनना है, जो भी उसकी अरेंजमेंट है वो उसको देखें, इसको देखें, F-22 पीस को देखें, और फिर आप इसी, या तो इन्हीं के डिफरेंट वेरिएंट्स या और डिफरेंट होम ग्रोन डिजाइन की तरफ आप लोग जाते हैं। 50 के एसेट को आप जब टच करेंगे तो आपकी नेवी इज नॉट गोइंग टू बी जस्ट अ डिफेंसिव ऑफेंसिव नेवी, बट इट विल बिकम एन ऑफेंसिव डिफेंसिव नेवी। और टैक्टिकल पोजिशनिंग, प्रॉपर पोजिशनिंग, गुड प्लानिंग जो हमारी मिलिट्री फोर्सेस में है, उसके साथ दिस कुड बिकम अ लीथल रीजनल नेवी, और आपकी नेवल फुटप्रिंट बहुत जबरदस्त हो जाएगा। आप अपनी नेवल फोर्स एग्जर्ट कर सकेंगे। यू कैन आई कैन से दैट यू कैन ब्लॉक एनी ऑफ द सिटीज ऑफ इंडिया, बट यू विल हैव द कैपेबिलिटी, एंड 50 शिप्स कैन प्रोवाइड यू। अब देखें इसमें, अब ये जरा सा हट के स्ट्रेटेजिक लेवल पे बात करते हैं। एक ऑस्ट्रेलियन था, एक ऑस्ट्रेलियन एनालिस्ट को मैं पढ़ रहा था, एंड ही वाज लाइक के 50 टारगेट्स बना दिए जाएंगे इंडिया के लिए, सो दैट इंडिया कैन कम एंड डिस्ट्रॉय इट, which is very orientalist and racist kind of a remark, because इस तरह के रिमार्क जो है आप मतलब दिस डजंट मेक एनी सेंस। हमने टारगेट्स बनाए तो क्या वो चूड़ियां पहन के तो नहीं बैठे हुए ना, उसके अंदर भी कोई सिस्टम है। अगर 50 हमारे तबाह होंगे तो विल मेक श्योर कि हम इनाइलेट कर दें दुश्मन की तमाम नेवी को, हम ऐसे तो नहीं बैठे होंगे। जो यूके बेस्ड एनालिस्ट था उसकी बात बड़ी प्यारी थी कि इन्होंने अपनी एंटी सबमरीन, एंटी एयरक्राफ्ट और सरफेस टू सर्विस कैपेबिलिटी को इतना बढ़ा दिया कि विद द प्रॉपर टैक्टिकल मूव्स एंड द प्रॉपर टैक्टिकल पोजीशनिंग एंड ऑपरेशंस, ये ना सिर्फ अपने एरिया को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये एनिमी एरिया को भी इतना ज्यादा टॉर्चर में आप लोग लेके आ सकते हैं कि उनके लिए इवन बेसिक ऑपरेशंस करना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह हम एयर डोमिनेंस की बात करते हैं, आपको नेवल डोमिनेंस की जरूरत है, एंड दैट कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू decent numbers and the highest quality of weapon systems that you can get based on your budget and based on your diplomatic relationships. And the best thing is that make in Pakistan, made in Pakistan policy is in effect since the early 2000s. Augusta 90Bs, F-22Ps, ये दो आपकी जो प्रोजेक्ट्स हैं ये पुराने प्रोजेक्ट्स हैं। जुल्फ़िकार क्लास, अगर F-22P मैं बोलता हूँ लेकिन अब आप लोग उसको जुल्फ़िकार क्लास समझते हैं। जुल्फ़िकार क्लास फ्रिगेट्स, और ये पहले 2 स्टेप्स थे। अब ये तुगल क्लास की बात आ गई। हंगोर, जो आपकी हंगोर, एक बंदे ने बोल बोल के मेरे मुंह पे गलत वर्ड चढ़ा दिया, इसको हैंगर क्लास बोलते हैं। हैंगर क्लास सबमरीन्स हो गई।
बाबर क्लास, मिलजेम प्रोजेक्ट के अंदर अडा क्लास, ये जितनी भी क्लासेस हैं, और फिर आप अपनी कोई क्लास उसके अंदर निकालें। फिर ऑलरेडी जो फास्ट अटैक गन बोट्स एंड शिप्स हैं वो आप ऑलरेडी बना रहे हैं पाकिस्तान में। सो थिंग्स आर वेरी ब्राइट फॉर पाकिस्तान नेवी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अबाउट द नेवी इज गोइंग टू बी अबाउट तुगरुल क्लास, सो विल डिस्कस दैट एज वेल। अच्छा, इससे पहले कि वीडियो में ख़त्म करूं, अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें। आपकी लाइक करने से यूट्यूब को पता चलता है कि लोगों को इसकी वीडियो अच्छी लग रही है और वो उसको अच्छी रैंकिंग्स देते हैं और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, ज़्यादा कमेंट्स से ज़्यादा आइडियाज़ निकलते हैं। इवन दिस टॉपिक वाज बीइंग प्रेजेंटेड वाज बेसिकली रिक्वेस्टेड बाय एक बंदा जिसका मैं बार बार नाम लेता हूँ, मैकेव अली खान। उसने किया था बिकॉज दैट गाय इज वेरी लाडला। मैं एक दिन वीडियो ना लगाऊं, वो बंदा जो है मैसेज कर देता है, तो मुझे भी टेंशन है वो मैसेज ना कर दे कि यार वीडियो डालो। सो ये उन्होंने बताया था। तो प्लीज कमेंट भी जरूर करें, लाइक भी जरूर करें, और जो रिक्वेस्ट है वो मेरी अपने इंडियन लिसनर्स के साथ है। देखें, आई हैव नो पर्सनल ग्रज अगेंस्ट इंडिया इन टर्म्स ऑफ द इंडियन पीपल, बट आई बिलोंग टू पिशावर and I have buried my relatives. I have buried small children, and we know this for a fact कि जो भी कुछ पेशावर में पिछले 20 साल में हुआ था, उसकी जो इंस्टिगेशन थी वो इंडियंस कर रहे थे। एंड कुलभूषण जाधव is an it's like he's not a secret, he's an open book, अभी भी हमारे पास, and he has agreed to whatever the Indian military establishment has done to Pakistan. तो मेरी एक पर्सनल ग्रज हमेशा मौजूद रहेगा। आई एम नॉट द टिपिकल तो ना कहें, बट वो सूडो लिबरल पाकिस्तानी जो ये कहता है कि जी दोस्ती दोस्ती भाईचारा, नहीं जी। दोस्ती भाईचारे के लिए जितना डैमेज एक दूसरे को हमने पहुंचाया, और जितना आपने एक दूसरे से ज्यादा आपने जितना डैमेज हमें पहुंचाया है, तो उसमें काफी साल लग जाएंगे। लेकिन इट डजेंट मीन कि हम जब कम्युनिकेट करें या हम जब बात करें तो हम एक दूसरे को गाली गलौज करें या हम एक दूसरे के साथ जाहिलों की तरह बात करें। मुझे कुछ कमेंट्स आए और मैंने उस बंदे को सत्तमीज से जरा बात करने की कोशिश की। अबे अबे तू करके वो बोल रहा था। भाई हम पाकिस्तानी, हम लोग बड़ी तमीज से बात करते होते हैं, हम आप जनाब करते हैं। और पश्तो में भी जब मैं बोलता हूँ तो हम मतलब तू को ता कहते हैं ना, ता उस्ता नहीं है, हम तासो और तासो कहते हैं। हमारी फैमिली खानानों की फैमिली है। खान इज लाइक आपके जो, मुझे नहीं पता आप क्या कहते हैं, चौधरी, जो हम तो चौधरी कहते हैं पंजाब साइड पे, हमारी वो फैमिली है। तो हमें तमीज तरीका एटिकेट्स बहुत ज्यादा है। रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज मेक श्योर व्हेन यू आर कमेंटिंग, first of all listen to the whole video. I'm a patriot Pakistani, of course I'll talk like with full of patriotism, but please make sure कि गाली गलोच बदतमीजी से परहेज करें। और अबे यार साले तू इस किस्म के कमेंट्स ना करें, मैं सीधा सीधा रिपोर्ट करूंगा। दिल इसलिए खफा होता है क्योंकि जब मैंने किसी इंडियन चैनल पे जाके कभी बदतमीजी नहीं की, ऑल्दो मुझे काफ़ी चीज़ें स्टूपिड लगी, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं जाके उधर बदतमीजी शुरू करूं, तो मेरे चैनल पे भी कोई आके ये हरकतें ना करे। मेरा अपना जो टीचर है, जिसे कहते हैं ना वन ऑफ माई टीचर्स, द बेस्ट वन हु टॉट मी दिस होल वॉर फिलोसफीज एंड थिएटर्स एंड ऑल ऑफ दैट, इज एन इंडियन गाय। ही इज एन इंडियन गाय, and it feels I feel very sorry when majority of the people in his country are acting like baboons and monkeys. Literally जो लोग मेरे चैनल पे आते हैं, आधे उसमें baboons और monkeys की तरह की हरकतें करें। तो प्लीज मेक श्योर यू डोंट डू दिस। राइट कमेंट्स, पूछे, क्वेश्चन करें कि यार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, बल्कि ये भी ना कहें मुझे गुस्सा आता है, आप ये कहें कि यार SU-30 ऐसा है, राफेल ऐसा है। I'm telling you this for a fact. When you listen to my videos, you'll understand that I'm not belittling any technology. मैं उनको हल्का नहीं लेता, बट मैं रैशनल बंदा हूँ। मैं देखता हूँ कि इवन अगेंस्ट स्टेल्थ, अगेंस्ट एनी सिचुएशन, एनी मॉडर्न इक्विपमेंट, देयर इज ऑलवेज अ सोल्यूशन। सो अगर कोई ये सोच रहा है कि वो चैनल पे आके बड़ी बड़ी बातें कर देगा और हम डर जाएंगे, हम पाकिस्तानी, हम किसी के बाप से भी नहीं डरते। हम अमेरिका को आंखें दिखाते रहे हैं, आज भी दिखा रहे हैं। हमने अमेरिका के साथ जो कुछ अफगानिस्तान में किया, वो देखने का है। हमने रूस को आगे दिखाई, हमें डर नहीं लगता। तो आप जितना भी प्रोपेगेट करें, आप करते रहें, लेकिन अपने मुल्क में प्लीज चैनल के ऊपर आके कमेंट्स में गंद ना बचाएं। थोड़ा लंबा हो गया मैसेज। थैंक यू सो मच जी, हैव अ नाइस डे, अस्सलाम वालेकुम।